Okay. So, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के ब्रेस्ट कैंसर वेबिनार सीरीज जो कि बीबीआई कैंसर केयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका आज का जो टाइटल है वो है द रोल ऑफ अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव है and I am delighted to be your host for this insightful session. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कितना महत्वपूर्ण होता है। रेडिएशन थेरेपी कई प्रकार के कैंसर ट्रीटमेंट प्लान्स का एक अहम हिस्सा है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टाइज को मिलाकर पेशेंट्स के केयर को बेहतर बनाते हैं। इस टॉपिक पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील चौधरी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। डॉक्टर चौधरी is the professor and head of the Department of Radiotherapy and Radiation Medicine. और डॉक्टर चौधरी इज a highly respectable radiation oncologist और उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट और रेडिएशन थेरेपी में काफ़ी अनुभव है। डॉक्टर चौधरी आज हमें बताएंगे कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट कैंसर उपचार में कैसे भूमिका निभाता है और रेडिएशन थेरेपी में नए एडवांसमेंट क्या है, इसमें मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, तो कृपया अपने सवाल जरूर भेजते रहें। अब बिना किसी देरी से हम डॉक्टर सुनील चौधरी का स्वागत करते हैं एंड ओवर टू यू डॉक्टर। Thank you so much, Dr. Birend. You can shoot your questions like. Yeah, so डॉक्टर सुनील, Yeah. हम स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस एंड रोल ऑफ द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। सो पहला मेरा क्वेश्चन है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस में क्या भूमिका निभाते हैं और कैसे ये तय किया जाता है कि रेडिएशन थेरेपी की जरूरत है या नहीं। Right. जनरली क्या होता है, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट, हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो और वी आई वर्क इन ए रेफरल हॉस्पिटल, तो हमारे पास जनरली जो पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऑलरेडी डायग्नोस्ड होते हैं बाय अ सर्जन और समवन, बाय जनरल सर्जन और बाय अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बाय एनीवन, तो जनरली डायग्नोज होता है। अदरवाइज यदि हमारे पास कोई लेडी आती है विद अ ब्रेस्ट लंप और समथिंग विच इज सस्पिशियस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हम क्या करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए वी नीड टू गेट अ टिश्यू बायोप्सी। तो उस मास से, उस लीजन से जो ब्रेस्ट लंप है, चाहे कहीं भी ब्रेस्ट में हो रहा हो, कई बार ब्रेस्ट में एग्जैक्टली नहीं रहता, आर्म पिट पे के नीचे रहता है, आर्म पिट में रहता है, या कोई नोड भी हो सकता है गले में, तो उससे हम एक बायोप्सी करते हैं। तो इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर, उसको गन बायोप्सी बोलते हैं। इस फॉर्म उसमें मतलब निडल, हल्का मोटा निडल होता है, ब्रेस्ट लंप में जाता है, वापस आता है एंड टेक्स आउट अ स्मॉल चंक ऑफ टिश्यू। उस टिश्यू को हम फिर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो माइक्रोस्कोप में उसका स्टडी करता है एंड द पैथोलॉजिस्ट विल गिव अस द डायग्नोसिस वेदर इट्स अ बिनाइन कंडीशन और इट्स मैलिग्नेंट। यदि मैलिग्नेंट होता है देन वी मूव अहेड विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड स्टेजिंग वर्कअप। तो कंप्लीट मतलब एक बार बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, तब हम उसको और आगे उसको अच्छी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि हमें पता चले बीमारी क्या क्या सीमा है, कहाँ तक फैला हुआ है, वो ब्रेस्ट में ही है या किसी ऑर्गन में भी, किसी और शरीर के किसी और अंग में तो नहीं गया है। तो ये डॉक्टर साहब, जी
इंटरप्ट करूँगा आपको। सो जी। लोगों का क्वेश्चन होता है कि मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच भी होती है कैंसर में भी। मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होते हैं? राइट। ब्रेस्ट एक ऐसा कैंसर है जहाँ पर अ, इसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। इसमें एक सिंगल डिसिप्लिन काम नहीं करता है। लाइक इस देयर इज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और भी बहुत सारे इसमें पैलेटिव मेडिसिन का भी स्ट्रीम है जो इसमें दे प्ले वेरी वाइटल रोल। ये सब मिलकर वी वर्क टुगेदर हैंड्स इन हैंड to give the proper optimum treatment to the patients. तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का जनरली रेडियोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में चाहे कोई भी स्टेज हो, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती ही होती है, मोस्ट ऑफ द काइंड। यदि अर्ली स्टेज है उसमें जनरली ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जाती है, जिसमें सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाता है एंड द ब्रेस्ट इज प्रिजर्व्ड। तब जब भी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करेंगे, BCS जिसको बोलते हैं, तो रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत लिमिटेड केसेस में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होगी आफ्टर BCS। ठीक है। यदि मैस्टेक्टमी होती है जहाँ पर पूरे ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है, तो जनरली वो एडवांस केसेस में किया जाता है मैस्टेक्टमी यूजुअली। कुछ लोग अर्ली स्टेज में भी करते हैं। यदि महिला चाहती है कि उसका स्तन को बिल्कुल निकाल दिया जाए, उस मतलब को यदि उसको एक ना भय रहता है बीमारी दोबारा ना आए, तो कई महिलाएं चाहती हैं कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाए। तो यदि डिजीज़ बहुत अर्ली है और पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तब रेडियोथेरेपी की ज़रूरत शायद नहीं होगी। अदरवाइज़ रेडियोथेरेपी चाहे वो अर्ली डिजीज़ हो जहाँ पर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जाती है, या एडवांस डिजीज़ हो जहाँ पर मैस्टेक्टमी यूजुअली की जाती है, तो रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होगी, और ये सर्जरी के बाद ही दी जाती है, उसके पहले नहीं होती। ओके। सो डॉक्टर साहब, जैसे कभी-कभी जो है कि बेनाइन केस होता है या फर्स्ट स्टेज में ही होता है, फिर भी BCS लोग करा लेते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी फॉर द सेफ साइड। तो क्या उस केस में भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है? अर्ली केस मतलब यदि मैलिग्नेंसी है तभी BCS होनी चाहिए। हुँ, मतलब सर्जरी उसको हटाना चाहिए, मतलब लंपेक्टमी, मतलब जो लीजन है उसके विथ ए स्मॉल मार्जिन, एडिक्वेट मार्जिन होनी हुँ, चाहिए। अराउंड 2 सेंटीमीटर सर्जरी जनरली, 2 सेंटीमीटर सर्जन्स यूजुअली 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेकर निकालते हैं। और साथ में हुँ। एक्जिला से भी नोट्स भी निकाला जाता है। ये निकालने के बाद यदि मैलिग्नेंसी आती है तो रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत लिमिटेड केसेस में, बहुत सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव केसेस में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होगी यदि BCS किया गया है। सो एक क्वेश्चन आया डॉक्टर साहब कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भूमिका जो अन्य ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जैसे मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कैसे अलग होती है ब्रेस्ट कैंसर में? ये ऐसे तो बोल नहीं सकते, जिनने क्या है, इसे टीम अप्रोच। तो हाँ। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी करेगा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यूजुअली केमोथेरेपी देते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट प्रैक्टिस रेडियोथेरेपी। तो देयर सो मेनी सेंटर्स वहाँ जहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं होते, लाइक इन IMS हुँ, BHU वी डोंट हैव मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विथ अस। तो केमोथेरेपी का भी रोल जो देना होता है उसको, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का भी रोल हम लोग ही प्ले करते हैं। इवन द सर्जन्स दे डू इट। तो हमारा रोल होता है रेडियोथेरेपी करना और साथ में केमोथेरेपी भी। तो जनरल सर्जन्स सर्जरी करते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दे विल डू रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी होती है इसमें। तो ये सब रोल वी ऑल्सो प्ले दैट रोल इन द एब्सेंस ऑफ द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। यदि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टीम में है तो वी लीव दिस पार्ट ऑन टू द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो अनदर क्वेश्चन है डॉक्टर साहब इसमें कि रेडिएशन थेरेपी को इंडिविजुअल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए
कस्टमाइज कैसे करते हैं आप लोग कि कहाँ पे देना है? वो मतलब जो आप लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो लोकलाइज्ड होता है या पूरे बॉडी के लिए होता है, कैसे होता है? ये रेडियोथेरेपी चाहे कोई भी डिजीज़ का हो, कोई भी कैंसर हो, हर समय लोकलाइज्ड जी। ही होता है। इसको लोको रीजनल ओके। थेरेपी बोलते हैं या लोकल थेरेपी भी बोल सकते हैं। यदि जैसे इस ब्रेस्ट में है, यदि हम सिर्फ ब्रेस्ट का वो अंश को निकालें जहाँ पर ट्यूमर है विथ अ स्मॉल मार्जिन, तो जनरली एंटायर पूरी ब्रेस्ट को, उस साइड की पूरी ब्रेस्ट, यदि राइट ब्रेस्ट में है ये लीजन, तो पूरे राइट ब्रेस्ट को देते हैं। उसके अलावा वो जो कैंसर है सिर्फ ब्रेस्ट में सीमित नहीं रहता जनरली, वो साथ में कुछ ड्रेनिंग नोड्स होते हैं जो एक्जिला में होता है, और जो जो आपके कॉलर बोन है उसके ऊपर पाया जाता है, और एक आईएमसी नोड्स होते हैं जो आपके मिड लाइन में, स्टर्नम एक बोन है बीच में, उसके बगल में होता है। तो इन तीनों को साथ साथ रेडियोथेरेपी दी जाती है, इसलिए लोकल होता है जहाँ पर सिर्फ ब्रेस्ट है। यदि हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको लोकल थेरेपी बोलेंगे। यदि साथ में नोट्स भी देते हैं तो वो लोको रीजनल थेरेपी हो जाता है। तो रेडियोथेरेपी जनरली लोको रीजनल की जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कई बार नोट्स की को करने की, रेडियोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ब्रेस्ट को करना होता है, पूरी ब्रेस्ट को, तो उसको लोकल थेरेपी बोलते हैं। कई बार होता है डिजीज़ बहुत ही अर्ली है, पेशेंट का एज 60 साल से ऊपर है, और उसके जो ट्यूमर बायोलॉजी बहुत अच्छी है, जैसे ईआर जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं पॉजिटिव हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव है, HER2 एक रिसेप्टर होता है, यदि वो नेगेटिव है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, मार्जिन्स फ्री हैं, ये सब पूरे जो अच्छे फीचर्स होते हैं, उनमें कई बार पूरी ब्रेस्ट की को रेडियोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पार्शियल ब्रेस्ट दिया जाता है। जो ट्यूमर है और जो ट्यूमर निकाला गया था और उसका जो बेड है और विद ए स्मॉल मार्जिन, उसको उसको रेडियोथेरेपी दी जाती है। उसको एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन बोलते हैं, जो 5 डेज़ में यूजुअली ख़त्म हो जाता है वो ट्रीटमेंट। लेकिन वो बहुत हाईली सेलेक्टिव ग्रुप पेशेंट्स में दी जाती है, हर में नहीं दिया जाता है। जनरली पूरा ब्रेस्ट को दिया जाता है, और यदि एडवांस केस है जहाँ मैस्टेक्टमी हुआ है तो उस चेस्ट वॉल को दिया जाता है। ब्रेस्ट तो हट गया तो चेस्ट वॉल को दिया जाता है, साथ में ड्रेनिंग नोड्स को भी ट्रीटमेंट दी जाती है। डॉक्टर साहब, एक अनदर क्वेश्चन आया है, थेरेपी से रिलेटेड है कि क्या रेडिएशन थेरेपी को अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है या हमेशा सर्जरी या कीमोथेरेपी जैसे अन्य ट्रीटमेंट के साथ ही किया जाता है? यदि ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जी तो डॉक्टर इसमें रेडियोथेरेपी अलोन का कोई रोल नहीं होता। सर्जरी साहब। इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट। तो सर्जरी होना ही होना है, वी कैन नॉट डू अवे विथ सर्जरी। केमोथेरेपी कई बार पहले दी जाती है, इफ द डिजीज लोकली एडवांस्ड, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिजीज़ रहता है तो पहले कीमोथेरेपी से यूजुअली स्टार्ट करते हैं, जिसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। ट्यूमर साइज़ को छोटा करने के बाद सर्जरी की जाती है। यदि ट्यूमर साइज़ अच्छा खासा छोटा हो गया, 4 सेंटीमीटर से नीचे हो जाता है, तो हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो बीसीएस की जाती है। यदि डिजीज़ उससे ज़्यादा है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं तो मैस्टेक्टमी किया जाता है, और उसके बाद एडजुवेंट ट्रीटमेंट में आपको रेडियोथेरेपी देना होता है बेस्ड ऑन द हिस्टोपैथ फीचर्स। यदि बीसीएस हुआ है, कंजर्वेटिव सर्जरी हुआ है, तो रेडियोथेरेपी लगभग सभी पेशेंट्स में होगा। यदि मैस्टेक्टमी हुआ है तो लगभग सब में होगा, कुछ में नहीं होगा। दैट इज बेस्ड ऑन योर हिस्टोपैथ फीचर्स। तो लेकिन सर्जरी इज ए पार्ट एंड पार्सल, हैंड्स इन ग्लव्स का है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना मतलब अधूरे हैं, मतलब दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यस। डॉक्टर साहब, एक ऑडियंस पूछ रहा है कि जैसे आप 15-20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो इफ यू सी और इनिशियल पीरियड और तो रेडिएशन थेरेपी के हाल में क्या एडवांसमेंट आया है यदि आप कंपेयर करें पीछे से, तो और इसमें पेशेंट्स के आउटकम में क्या सुधार हुआ है? मुझे पता है बहुत सारे एडवांसमेंट है, बट शार्ट में अभी आप बता सकें आप। जी जी। पहले जनरली जो करते थे, जो सरफेस, बॉडी के जो सरफेस जो लैंडमार्क्स हैं, जैसे जी। बोन्स हैं, उसको समझ कर उसको लैंडमार्क लेके समझते थे, उसको 2D कन्वेंशनल प्लानिंग बोलते हैं। जो सिंपल
सरफेस स्किन पे ही लाइन ड्रॉ करते थे और एक आइडेंटिफाई करते थे इस रीजन के भी, इस एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री बनाते थे। इस बाउंड्री के अंदर ही आपका चेस्ट वॉल है या ब्रेस्ट है, और इसके अनुसार ही हम फील्ड, जो उसको फील्ड रेडियोथेरेपी पोर्टल या फील्ड बोलते हैं, उसी उसी एरिया में उसी वॉल्यूम को हम रेडियोथेरेपी देते थे। उसके बाद क्या हुआ, इमेज जो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, इस सब का उसका हमने मदद लिया इमेजिंग का। तो अब लगभग हर पेशेंट में इमेजिंग होती है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट पोजीशन में उसमें सीटी स्कैन किया जाता है। उस इमेज पे हम अपने टारगेट को, जो टारगेट है जिसको हमको रेडियोथेरेपी देना है, उसको हम डिफाइन करते हैं ऑन आवर कंप्यूटर। और जिस एरिया को, जैसे ब्रेस्ट के नीचे या चेस्ट वॉल के नीचे लंग्स होते हैं, हार्ट है, अपोजिट साइड का ब्रेस्ट है, तो इन सब चीज़ को बचाना होता है, तो उनको भी हम ड्रॉ करते हैं। तो जो इनोसेंट सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी ड्रॉ किया जाता है, साथ में जो टारगेट है जिसको रेडियोथेरेपी मिलना चाहिए उसको ड्रॉ करते हैं। फिर हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये दिस इज़ आवर टारगेट एंड दीज आर आवर ऑर्गन एट रिस्क, जिसको हमको मतलब स्पेयर करना है। फिर हमारे साथ में मेडिकल फिजिसिस्ट होते हैं जिनकी भूमिका बहुत ज़्यादा ही मतलब इज़ वेरी वाइटल। तो हम लोग मिलकर दे प्लान, दे पुट द फिल्स, दे डिज़ाइन द रेडियोथेरेपी पोर्टल्स एंड एवरीथिंग, और उसके अनुसार एक अच्छा सा प्लान बनाया जाता है। उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसको इवेलुएट करता है प्लान को, एंड इफ़ इट सूट्स आवर रिक्वायरमेंट तब हम उसको अप्रूव करते हैं। इससे क्या होता है, अब जो इमेज बेस्ड जो हम रेडियोथेरेपी करते हैं, इसमें हमारा जो टारगेट मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लगभग नहीं रहता है। दूसरा है कि जो ऑर्गन्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर से इनोसेंट ऑर्गन्स हैं उसको हम बेटर स्पेयरिंग कर सकते हैं, तो हमारे टॉक्सिसिटीज़ कम जाता है, और साथ में ट्यूमर का जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो इसको जो बोलते हैं, ये इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं थेरेप्यूटिक रेशियो। ये थेरेप्यूटिक रेशियो इम्प्रूव कर जाता है। तो वी ऑलवेज वर्क टू इम्प्रूव द थेरेप्यूटिक रेशियो व्हेन एवर वी वर्क फॉर आवर पेशेंट्स। तो हम चाहते हैं कि जो ट्यूमर रिस्पॉन्स अच्छा हो और टॉक्सिसिटी कम से कम हो। इन दोनों में डिफरेंस जितना हम वाइडन कर सकते हैं उतना अच्छा थेरेप्यूटिक रेशियो होता है। तो वी ऑलवेज वर्क फॉर दैट कि द पेशेंट शुड हैव अ बेटर थेरेप्यूटिक रेशियो जो भी ट्रीटमेंट है। तो एडवांसमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि वी ट्राई टू इम्प्रूव द थेरेप्यूटिक, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। जो हार्ट को डोज मिलता था, कार्डियक जो प्रॉब्लम्स आती थी, लंग में न्यूमोनाइटिस होता था, ये सब काफ़ी कम गया, खासकर जब यदि लेफ़्ट साइडेड ब्रेस्ट है उनमें ये चीज़ लेफ़्ट साइड, क्योंकि लेफ़्ट साइड में आपका हार्ट होता है तो उनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। ये लेट टर्म टॉक्सिसिटीज़ हैं हार्ट में, जब शुरू में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पता नहीं चलता। रेडियोथेरेपी का इफ़ेक्ट कई चीज़ कुछ ऑर्गन्स में बहुत बाद में आता है, कुछ सालों के बाद आता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। और उसके अलावा जो रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड मैलिग्नेंसी है उसके चांसेस कम जाते हैं। जब हमारा जो फील्ड है रेडियोथेरेपी जो वॉल्यूम है घट जाता है, यदि हम इमेज बेस्ड गाइडेंस करते हैं तो हम, चूँकि हमें इमेज पे सब दिख रहा है, वी कैन वेल डिफाइन आवर टारगेट एंड स्पेयर द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, तो हमारा वॉल्यूम्स कम जाते हैं। तो इससे चांसेस ऑफ सेकेंड रेडियोथेरेपी इंड्यूस जो मैलिग्नेंसी है वो घट जाता है। वो घट जाता हालांकि है। वो काफ़ी कम है रेडियोथेरेपी इंड्यूस मैलिग्नेंसी, और वो काफ़ी लेट आता है, अराउंड 15 to 20 ईयर्स के बाद होता है इफ़ द पेशेंट सर्वाइव्स। तो वो भी हमें कोशिश करना चाहिए कि यदि, बिकॉज वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट कि किस पेशेंट का सर्वाइवल कितना हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द वॉल्यूम and improve the therapeutic ratio and try to reduce the chances of the risk of radiotherapy induced malignancy. या सो उसी पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं डॉक्टर सुनील। सो आपने बहुत कुछ तक कवर किया, लॉन्ग टर्म जो है कि साइड इफेक्ट आपने बता दी। एक क्वेश्चन आया है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी के कॉमन साइड इफेक्ट क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो कॉमन साइड इफेक्ट का यहाँ मतलब है कि जो कुछ दिन में ही दिखने लगता है लोगों को। एक्यूट है,
उसको एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स। तो एक्यूट कुछ ख़ास नहीं होता क्योंकि ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है काफ़ी कम होता है इसमें। पहले हम 5 वीक्स में यूजुअली करते थे, अब तो 3 वीक्स में यूजुअली ख़त्म करते हैं इसमें ट्रीटमेंट। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत ख़ास कुछ नहीं होता पेशेंट को। स्किन थोड़ा-सा स्किन टॉक्सिसिटी हो सकता है, स्किन की पीलिंग ऑफ हो सकती है। और गले में चूँकि रेडियोथेरेपी जब हम करते हैं तो कॉलर बोन के ऊपर भी रेडियोथेरेपी देते हैं यदि हम एससीएफ ट्रीट कर रहे हैं, नोड्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो गले में खराश होगा, खाने में कुछ तकलीफ़ होगी, खाने पेशेंट को लगेगा कि खाने में चुभ रहा है, हल्का-सा दर्द हो रहा है। लेकिन ये टाइम लिमिट रहता है, कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है अपने आप। और एक्यूट टॉक्सिसिटीज़ थोड़ा-सा नॉज़िया हो सकता है, स्लाइट वॉमिट, कभी-कभी वॉमिटिंग हो सकता है, अदरवाइज़ और कुछ ख़ास नहीं होता है। लेकिन लेट में आपका एक टॉक्सिसिटी व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आर्म इडिमा होता है। जो आर्म का स्वेलिंग होता है, ओके। इसलिए हम हर पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग एंड यू शुड स्टार्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर सर्जरी। जब भी सर्जरी हुआ या रेडियोथेरेपी तो बाद में ही होता है, तो सर्जरी के समय से ही फिजियोथेरेपी, आर्म की फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स यदि वो एक्सरसाइज नहीं करता है, क्योंकि वहाँ से एक्जिला से नोड्स निकाले जाते हैं, अ, तो उस चूँकि वहाँ से लिम्फ नोड्स निकाला जाता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज काफ़ी पुअर हो जाता है। तो आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके आर्म एडिमा होने की संभावना बहुत कम जाता है। और रेडियोथेरेपी से वो आर्म एडिमा के रिस्क और इंक्रीज़ करता है। द सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों मिलाते हैं तो आर्म एडिमा का जो रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि फिजियोथेरेपी शुड बी डन। जहाँ पर एक्जिला का ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, शुड नॉट बी गिवन। तो वी नीड टू कस्टमाइज़ द रेडियोथेरेपी पोर्टल्स, कहाँ देना है, क्यों और कब देना है। एवरी पेशेंट विल नॉट रिक्वायर रेडियोथेरेपी टू द एक्जिला। जहाँ हम स्पेयर कर सकते हैं एक्जिला को, रेडियोथेरेपी नहीं देने की ज़रूरत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ आर्म एडिमा। और आर्म एडिमा इज सॉर्ट ऑफ नैगिंग प्रॉब्लम, लाइफ टाइम तक वो पेशेंट को फिर वो रहता है और इंक्रीजेज बाय टाइम। सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी का ड्यूरेशन मतलब सबके लिए अलग-अलग होता है या कैसे प्लान करते हैं आप लोग, स्टेज के अनुसार प्लान करते हैं? अर्लियर द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता था 5 वीक्स में होता था। नहीं, हम लोग 5 जो वीक्स का रेडियोथेरेपी किसी भी स्टेज पे हो सबके लिए 5 वीक ही होता था या स्टेज वाइज भी यूजुअली आप लोग? 5 वीक्स, यस, यूजुअली 5 वीक्स फॉर ऑल द स्टेजेस। ओके। और हफ्ते में 5 दिन दिया जाता था। फिर धीरे-धीरे कई ट्रायल्स हुए और वी हैव वेरी गुड लैंडमार्क ट्रायल्स, माइलस्टोन ट्रायल्स हैं जो बताते हैं कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर इट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कैंसर्स, लाइक हेड नेक, सर्वाइकल कैंसर। थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम यदि उसको कम ड्यूरेशन में और उस ड्यूरेशन में हर दिन डोज ज़्यादा दें रेडियोथेरेपी का, तो हमें सर्वाइवल लगभग सेम रहेगा, लगभग क्या मतलब सेम ही रहेगा। और जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो डिफ़र नहीं कर रहा है। यदि हम 5 वीक्स के बदले 3 वीक्स में कंप्लीट कर रहे हैं ट्रीटमेंट, या अब और भी ट्रायल्स हैं जहाँ पर 1 वीक में ही ख़त्म कर देते हैं। यदि डिज़ीज़ अर्ली डिज़ीज़ है, मतलब हुँ। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो एवरी पेशेंट विल रिक्वायर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेडियोथेरेपी शेड्यूल। तो यूजुअली विद इन मैक्सिमम 3 वीक्स और मिनिमम 1 वीक अभी जो है, जो अभी वी हैव एविडेंस टू सजेस्ट दैट हम 1 वीक में ही ट्रीटमेंट ख़त्म कर दें या 2.5 वीक्स या 3 वीक्स में। तो मैं कई पेशेंट्स का 1 वीक में ट्रीटमेंट ख़त्म कर देता हूँ। हफ्ते में 5 दिन ट्रीटमेंट दिया, ख़त्म हो गया ट्रीटमेंट। इससे फ़ायदा ये होता है दोज़ हू आर वर्किंग लेडीज़ में, तो ओके। 5 वीक्स के बदले आप 1 वीक में ट्रीटमेंट ख़त्म कर रहे हैं एंड गिविंग द सेम ट्यूमर कंट्रोल, सेम सर्वाइवल
and without increase in the toxicity. तो पहले डर था कि यदि हम डॉक्टर पहले साहब डर ये था कि जी जी जो डोजेज आप लोग देते हैं 1 वीक में या 5 वीक में, वो इक्वली होता है? डोज अलग रहता है, सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट डोज बोलते हैं उसको। ओके। यदि हम यदि 5 वीक्स में देते हैं तो डेली जो हम दे रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन दे रहे हैं, तो 2 ग्रे पर फ्रैक्शन देते हैं। यदि वही चीज़ हम 1 वीक में ख़त्म करते हैं तो 26 ग्रे इन 5 फ्रैक्शंस देते हैं, अराउंड 5.2 ग्रे पर फ्रैक्शन हो गया। तो डोज लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। बट क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है? ये जो कम ये कम मैक्सिमम डोज दे रहे हैं आप? यस, तो अर्लियर वी वर स्केप्टिकल कि इसको हाई डोज पर फ्रैक्शन देने से और विद इन अ वीक ख़त्म करने में या 3 वीक्स में ख़त्म करने में लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा। बट ट्रायल्स एंड एनफ हैव दे हैव वेरी गुड ट्रायल्स, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, वेल कंडक्टेड, they have clearly proved that there is no increase in long term toxicities of any form। ना कार्डियक टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रहा है, ना ब्रेस्ट में जो श्रिंकेज या ब्रेस्ट का जो हार्डनिंग या इंडुरेशन या आर्म इडिमा या किसी तरह का जो भी टॉक्सिसिटी है, इज नॉट इंक्रीजिंग विथ डिक्रीज इन द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। Rather, there are few trials which have showed कि with decrease in the treatment duration and with increase in the dose per fraction, the toxicities have reduced. ओके। So, सर एक so एक this क्वेश्चन है is a इसमें। completely या safe regimen. जो dose prescription है 26 in 5 or 40 in 15 or 39 in 13, these are safe dose schedules for in breast cancer. ओके। तो स्पेशल केसेस के कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि क्या रेडिएशन थेरेपी को ओल्डर पेशेंट्स या जिनकी हेल्थ कंडीशन डेलिकेट है, उन पर क्या सेफली यूज किया जा सकता है या करते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, रेडियोथेरेपी का बहुत मेजर कोई ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होता इन केस ऑफ ब्रेस्ट। यूजुअली हेड नेक इज डिफरेंट। ब्रेस्ट में जैसे हेड नेक में करते हैं तो वहाँ पर गले में टॉक्सिसिटी, खाने में तकलीफ, बहुत सारा कुछ होता है, पेशेंट कंप्लायंस बहुत पुअर हो जाता है, वेट लॉस होता है, एंड द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज लॉन्ग, और वहाँ 2 ग्रे पर फ्रैक्शन ही दिया जाता है। यूजुअली ट्रीटमेंट इज लास्ट फॉर अराउंड 7 वीक्स। यहाँ पर ट्रीटमेंट इज़ फॉर 3 वीक्स और मे बी इवन 1 वीक। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी कुछ ऐसा खास होता है नहीं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और लेट टर्म टॉक्सिसिटी इतना भी ऐसा कुछ नहीं होता। एंड विथ इम्प्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, द टॉक्सिसिटी एंड ऑल दैट जो भी है, दे हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। तो इवन इफ द पेशेंट एल्डरली, रेडियोथेरेपी जहाँ देने की ज़रूरत है शुड बी गिवन, अनलेस उसके बहुत अच्छे फैक्टर्स हों, जैसे बायोलॉजिकल ट्यूमर के फैक्टर्स बहुत अच्छे हों और पेशेंट काफ़ी एल्डरली हो, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हो, HER2 नेगेटिव हो, रेडियोथेरेपी कैन बी omitted in early cases, very early cases, yes। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि किसी ने पूछा कि क्या प्रोटॉन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए अवेलेबल है, या एक इसका क्या बेनिफिट है प्रोटॉन थेरेपी? या प्रोटॉन, लाइक प्रोटॉन थेरेपी एज सच इंडिया में 2 ही जगह अवेलेबल है, और उसकी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, बट इट्स नॉट अप्लाइड एवरीवेयर। हर केसेस के लिए यूजफुल नहीं है, सॉर्ट ऑफ, मतलब इट डजंट हैव एन एज ओवर तो फोटोन। डॉक्टर साहब 2 जगह मतलब एक ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है या कैसे? नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आपने लाइक कहा 2 जगह क्योंकि ही अवेलेबल है। हाँ, एक चेन्नई अपोलो के पास है, एक मुंबई एक्ट्रैक में है, 2 ही है, एंड फ्यू सेंटर्स आर कमिंग अप, ओके। लेकिन अराउंड इट कॉस्ट अराउंड 25 to 30 lakhs the entire treatment is around 5 to 7 days, 10 days maximum। तो it's a costly treatment, everybody cannot afford it। हमारे पास तो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते।
तो what to talk हाँ about 20 lakhs or 25 lakh rupees. यस यस, मतलब काफी And कुछ I don't think there's an added any age of proton over photon जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग एक्सरे के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और प्रोटॉन में प्रोटॉन यूज़ की जाती है, तो एडेड एडवांटेज कुछ ऐसा है नहीं। कुछ में है, पीडियाट्रिक केसेस में होते हैं, स्कल बेस्ड ट्यूमर्स में होते हैं जो डीप सीटेड ट्यूमर्स हैं नियर अ वेरी क्रिटिकल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ये सब प्रोटॉन का फ़ायदा है, बट नॉट एवरीवेयर, नॉट इन ब्रेस्ट एट लीस्ट। क्विक सर, एक एक दो और क्वेश्चन लेंगे हम। एक क्वेश्चन है कि क्या रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट होने के बाद फॉलोअप केयर में भी आप लोग कुछ देखते हैं? रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल क्या है उसमें, या कैसे राइट, हम? राइट। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा बीमारी है, मैं बोलना चाहूँगा कि सॉर्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार होता है कि मतलब अनलाइक रेस्ट ऑफ द ट्यूमर्स, कुछ जैसे हेड नेक ट्यूमर है, उसका बहुत स्पेसिफिक है बीमारी। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं हेड नेक ट्यूमर्स में, जैसे गले का कैंसर है या जीभ का है, तो उसमें जनरली बीमारी जब ट्रीटमेंट के बाद यदि लौटना होता है, रिकरेंस होना होता है, तो यूजुअली विद इन 2 ईयर्स हो जाता है। ओके, Breast cancer doesn't behave in that fashion. The recurrence can come at 5 years, at 10 years, at 15 years. Though the risk falls down as the age progresses, as the time lapses, but रिस्क बना रहता है, तो हमें फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। एंड द ओनली फॉलोअप रिक्वायरमेंट इज़, जो करने की ज़रूरत है, जो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वो एक मैमोग्राफी की ज़रूरत होती है। यदि राइट ब्रेस्ट दोनों मतलब बीसीएस किया गया है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी किया है, तो दोनों ब्रेस्ट का मैमोग्राफी ज़रूरत है साल में एक बार। यदि मैस्टेक्टमी किया गया है तो अपोजिट ब्रेस्ट जो एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट है उसका मैमोग्राफी ज़रूरत है साल में एक बार। और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, और ज़रूरत होने पे बाकी टेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ सर में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी मिचली हो रही है फॉर सम टाइम, तब वी आस्क फॉर एमआरआई और सीटी स्कैन। मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं है, हड्डी में कहीं दर्द स्टार्ट हो गया, तकलीफ़ है चलने फिरने में, और देखने में हम जब एग्जामिन करते हैं उसमें टेंडरनेस है, दर्द हो रहा है, तब वी आस्क फॉर ए बोन स्कैन। अदरवाइज रूटीन फॉलोअप में जस्ट ए मैमोग्राम इज गुड इनफ, दैट वंस इन ईयर, दैट्स ऑल। और डॉक्टर साहब, मतलब अभी मतलब हेल्दी पर्सन को मैमोग्राम के मतलब मैमोग्राफी कितने टाइम में कराना चाहिए? नॉट मीन्स हाँ, रिकमेंडेशन है उसका, लाइक यदि एवरेज रिस्क है, स्टैंडर्ड रिस्क है पेशेंट्स का, जो जनरल पॉपुलेशन के लिए जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें मैमोग्राफी शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। ओके 40 साल से लेकर 74 ईयर्स तक 2 साल में एक बार मैमोग्राफी होनी चाहिए। और यदि फैमिली रिस्क है, फैमिली मतलब यदि बहन को हो, माँ को हो, कोई मदर हिस्ट्री साइड हो। में, हाँ जी, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, और उसमें एमआरआई की ज़रूरत होती है। एमआरआई इज़ बेटर देन, एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट इज़ बेटर देन डूइंग एम। और यंग एज में मैमोग्राफी नहीं होता, अप टू 40 ईयर्स करना ही है तो अल्ट्रासाउंड की जाती है, बिकॉज द ब्रेस्ट इज़ डेंस, तो उसमें मैमोग्राफी में बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखता है कोई भी लीजन, तो इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, दैट शुड बी डन। और एमआरआई वुड बी बेटर, डेफिनेटली बेटर। ओके डॉक्टर साहब, क्वेश्चन तो बहुत हैं, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे, बट ये है कि आपने बहुत कुछ कवर कर दिया। जो हमने स्टार्ट किया कि डायग्नोसिस एंड रोल ऑफ द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और फिर जो है रेडियोथेरेपी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है कि रेयर पॉपुलेशन में क्या है, एडवांसमेंट क्या है, और क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप लोगों का रोल क्या है, बहुत कुछ ही आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, जो कि जितने भी ऑडियंस हैं उनको बेनिफिट होगा। और जो है कि
फ्यूचर में भी जो ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे, जो भी ब्लैक कैंसर केयर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, वहाँ से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। यदि कुछ पर्सनल क्वेश्चन आता है हमारे मेल पे, देन वी विल आस्क विथ यू। सो डॉक्टर सुनील, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विथ ऑडियंस की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू करना चाह रहा हूँ। And in future we will come again together for the other type of the cancer. Thank you, Doctor. Thank you Thank you so very much. much. Thank you so much, Dr. Biren, for giving me the opportunity. और मुझे विश्वास है कि जो भी मैंने बोला है तो इससे लोगों को लाभ मिलेगा। और people should be like, cancer is like breast cancer is something which can be detected early. मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ को इस फोरम पे कि if we are really aware of breast cancer, the signs and symptoms, बहुत मामूली से साइंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं। ब्रेस्ट में कोई लीजन हो, मतलब कोई लम्प डेवलप करे, या निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, स्किन पे कोई ब्रेस्ट के ऊपर स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हों, या आर्म पिट पे कोई गिल्टी है, या कॉलर बोन के ऊपर कोई गिल्टी आ गया हो, तो वी शुड बी अवेयर कि यदि ऐसा हो रहा है तो वी शुड कंसल्ट आवर फैमिली डॉक्टर या कैंसर स्पेशलिस्ट कहीं भी, या कोई सर्जन से मिले, ज़रूर मिले। एंड एक मैमोग्राफी, और समय समय पर इफ़ यू आर 40 ईयर्स एंड अबव तो आपको मैमोग्राफी साल में 2 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। और आपको अपने डॉक्टर से साल में एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। उसको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, शुड बी डन, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 25 ईयर्स। और एक तीसरा चीज़ होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें महिलाएं खुद अपने स्तन को महीने में एक बार आफ्टर 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने ब्रेस्ट को ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए। और बस विद द पाम ऑफ द हैंड्स, इट्स वेरी सिंपल टू एग्जामिन डूइंग द शावर। आप मिरर के सामने या शावर में यू कैन एग्जामिन बोथ योर ब्रेस्ट, अंडर आर्म्स, कॉलर बोन के ऊपर। ये एग्जामिन जरूर करना चाहिए महीने में एक बार। यदि ये 3 चीज़ हम फॉलो करें तो ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। स्टेज 1 का हमें मालूम है कि क्योर रेट बहुत हाई है, स्टेज 4 का क्योर है नहीं। तो यदि इफ़ वी अलाउ द ट्यूमर टू प्रोग्रेस फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, वी आर लूजिंग द चांस ऑफ गेटिंग क्योर्ड। तो ये डॉक्टर अपने साहब, ऊपर देखा है। गया है तो जैसे जी कि हमारे जी कंट्री बोल। में बहुत सारे केसेस एडवांस स्टेज में ही आते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का तो इजीली पता लग सकता है। राइट, तो उसका जस्ट मतलब आप बिकॉज लोगों ने या हम या लोग डॉक्टर साहब। अवेयर नहीं है, या अवेयर हैं भी तो अम, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करते। हिचक है यदि महिलाओं में, यदि स्तन पे कोई गांठ भी आता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताती हैं, खासकर गांव में। तो हाँ, एक स्टिग्मा रहता है, एक डर रहता है बना हुआ, डॉक्टर से जाने से घबराते हैं। और वो बीमारी है, एडवांस होते रहता है। और कई बार ऐसे स्टेज में आता है, हमारे पास पेशेंट्स आती हैं जो बीमारी ऑलरेडी फैल चुका रहता है। तो जो चीज़ आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से फील कर सकते हैं, उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं जहाँ क्योर नहीं हो सकता। बराबर। तो डॉक्टर साहब, मतलब अवेयरनेस ही जो है कि आपकी क्योर है। यदि आप पहले से अवेयर हैं तो आप जो है कि अपने आप को एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर के केस में तो इजीली बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है डॉक्टर सुनील, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गिविंग द वेरी इंफॉर्मेटिव information for the audience, and thank you again, डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर ओके वीरेंद्र, थैंक यू सो मच। ओके।